जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जीके जीएस का पूरा पोर्शन कवर करेंगे। महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों के साथ हाजिर हो चुका हूं। हर टॉपिक से सवाल होंगे। जितने भी जीके जीएस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पूरे के पूरे छपने वाले प्रश्न लेकर आया हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज आप लोग कमेंट कर देना कि कैसी रही क्लास, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में छपने वाले प्रश्न थे वही लेकर आया हूँ। बिल्कुल समझ लीजिए कि एक ऐसा क्लासिफिकेशन किया है मैंने कि जो हू बहू आपके पेपर वाले प्रश्न होंगे। इसका नोट्स ज़रूर बना लेना। आइए देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अगर क्वेश्चंस आपको लगें कि हाँ लेवल के हैं, आप यूपी पुलिस विभाग में जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं, चाहे वो सिपाही की हों, चाहे वो एएसआई की हों, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर के हों, चाहे वो एसआई के हों, जितनी भी वैकेंसी पुलिस भर्ती बोर्ड की आई हुई है उन सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हुए और पूरे हू बहू क्वेश्चंस वो हैं जो आपके एग्ज़ाम में छपेंगे। सारे क्वेश्चंस देखना। 100 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनमें से एक भी मिस ना हो। आप कहीं से भी पढ़ो मगर ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर आपके काम आएंगे। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? टिन अयस्क का जो प्रमुख भंडार है वो किस राज्य में है? असम में है, जम्मू कश्मीर में, छत्तीसगढ़ में या फिर पश्चिम बंगाल में? पूरी व्याख्या के साथ समझते हुए चलेंगे और आराम आराम से समझेंगे, कोई भी जल्दीबाजी नहीं होगी। तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा ये जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है। तो टिन अयस्क के जो प्रमुख भंडार हैं वो भारत के एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ में है और ये छत्तीसगढ़ के कहाँ पे है? धारवाड़ सेल क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। इस क्षेत्र में अन्य खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं, जैसे कि प्रदेश में लौह अयस्क की प्राप्ति मुख्यतः इसी शैल समूह से होती है। ये प्रायः कृषि के लिए अनुपयोगी होते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। और इसका विस्तार अगर पूछे तो मुख्यतः जो इसका विस्तार फैला हुआ है वो कहाँ कहाँ? दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कांकेर, दुर्ग, बालोद, धमतरी, बलौदा बाजार, ये सब मतलब इसी राज्य के ज़िले हैं। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? बहुत बार रिपीट हुआ है और 2000 जनगणना से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैं 2000 जनगणना के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करूँगा। पूछे अगर आपसे सबसे पहली जनगणना कब हुई थी तो 1872 में हुई थी। ठीक है। कब हुई थी? 1872 में पहली। और उसके बाद 11 साल का जो अंतराल पर होने लगी, जो क्रम व्यवस्थित से मतलब कि व्यवस्थित रूप से कब से होने लगी तो वो 1881 से। यानी कि 1881 के बाद 1891, फिर उसके बाद 1901, 1911, इस तरह से ऐसे होती रही। तो सबसे पहली 1872, जिसमें पूर्ण रूप से नहीं हो पाई थी। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। 2011 जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य कौन रहा? सबसे ज़्यादा घनत्व वो रहा दिल्ली। सबसे कम कौन रहा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। उसके बाद अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा साक्षर वाला राज्य, तो साक्षरता दर वाला जो राज्य था, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसकी रही? केरल की। सबसे कम साक्षरता दर किसकी रही? बिहार की। ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात। अच्छा, लिंगानुपात तो आपको बताना ही है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या रहा? तो अच्छा, लिंगानुपात क्या रहा तो ये तो आपको बताना है इसमें। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 13 का, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 943, या फिर प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 950, या फिर प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 960, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 13 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है। क्यों कोई भी नहीं होगा? क्योंकि जो सही लिंगानुपात था वो था 1000 पुरुषों पर 943 महिला। ठीक है। और लिंगानुपात के बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य जो रहा वो रहा केरल, और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो रहा वो रहा हरियाणा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर होती जा रही होंगी और ये क्वेश्चंस दोस्तों रिपीट होंगे, ये छपेंगे 100% हूबहू। ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसने वर्चुअल क्लस्टर्स वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? निम्नलिखित में से किसने वर्चुअल क्लस्टर्स वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो इसको किसने किया? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम
मंत्रालय या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय या फिर वाणिज्य मंत्रालय। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका दोस्तों सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय। और ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 2014 में, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे ही पूछे जाते हैं और आपको लगेगा कि 2014 का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो ये करंट का क्वेश्चन नहीं है भाई, ये एक घटना है जिसे आपको याद रखनी है, ठीक है। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? अब यूपी स्पेशल में ये आ सकता है। तो यूपी की ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरे भारत की जनसंख्या अगर x है तो उसमें यूपी की जनसंख्या कितनी थी, परसेंटेज के हिसाब से आपको बतानी कितने परसेंट, कितने प्रतिशत। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब 2011 की जनगणना हुई थी तो यूपी की जनसंख्या कितनी थी? यूपी की जनसंख्या थी 19,95,81,477 2011 जनगणना के अनुसार। तो इसका जो यूपी की ये जनसंख्या थी और पूरे भारत की जो जनसंख्या थी अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत की जो जनसंख्या थी उसमें ये थी 16.16% ये जनसंख्या। तो पूरे भारत की जनसंख्या में 16.16% जो जनसंख्या थी वो सिर्फ यूपी की थी। तो इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा हम यूपी के बारे में समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखो उत्तर प्रदेश में टोटल 18 मंडल हैं, ठीक है, टोटल 18 मंडल। और टोटल ज़िले कितने हैं? टोटल 75 ज़िले। अब यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला ज़िला कौन सा है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला? तो वो है प्रयागराज। और क्षेत्र के हिसाब से अगर बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है तो वो है लखीमपुर खीरी, ठीक है, लखीमपुर। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अब साइंस के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, नज़दीक एवं दूर स्थित दोनों वस्तुओं को स्पष्ट रूप से, ना ही नज़दीक और ना ही दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो दृष्टि दोष होती है, मायोपिया होती क्या है। तो मायोपिया, दरअसल मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि इसमें जो पास की वस्तु होती है वो तो साफ दिखाई देती है, ठीक है, मगर जो दूर की वस्तु होती है वो धुंधली नज़र आती है। तो नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से तो देख लेता है मगर वो दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि जो निकट दृष्टि दोष होता है इसको सही करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो जब ऐसी समस्या होती है तो इस समस्या को किसके द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा सही किया जाता है, ठीक। किस लेंस के द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार से भी कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो चीज़ें आपको भूलना नहीं है। अब अगर देखें, देखो दोस्तों, मायोपिया तब होता है जब आँख की पुतली जो होती है बहुत लंबी हो जाती है। और कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया क्या होता है? आँखों की सबसे बाहरी जो सुरक्षात्मक परत होती है, इसकी वक्रता बहुत बढ़ जाती है। इससे जो रोशनी आँखों में प्रवेश करती है वो ठीक प्रकार से फोकस नहीं होती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना के थोड़ा आगे फोकस होता है, इससे नज़र धुंधली हो जाती है, ठीक है। तो फिलहाल कहने का मकसद ये था कि निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? इसमें दूर की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि पास की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं। थोड़ा नाम से आपको चीज़ें समझनी होगी। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं धुंधली और दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं धुंधली, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रोगियों के, अब यहाँ पर और आपके लिए दर्पण संबंधित क्वेश्चन बनता है। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है कौन सा? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ से क्वेश्चंस 100% बनते ही बनते हैं, आप बिल्कुल यहाँ चूक ना करें। अगर आपका यहाँ चूक हुआ तो आप अपने मार्क्स खो देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों, और कमेंट करके ज़रूर बताना आप यूपी कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं या फिर यूपी एसआई के लिए पढ़ रहे हैं या फिर यूपी एएसआई के लिए पढ़ रहे हैं या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए पढ़ रहे हैं या फिर किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण जो होता है ना, वो होता है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। दंत चिकित्सक जो होता है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और अवतल दर्पण के कुछ अन्य प्रयोग भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, अवतल दर्पण का प्रयोग जो होता है ना, ये दाढ़ी बनाने में भी होता है, ठीक है। किसमें? दाढ़ी
बनाने में। और किस में होता है? अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है ये आँख के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर, जो मतलब सूक्ष्म रूप से चीज़ें देखने के लिए जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और गाड़ी का जो हेडलाइट होता है और एक सर्च लाइट भी होती है, उसमें भी उसमें जो होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। गाड़ी का जो हेडलाइट होता है और सर्च लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। बाकी अवतल दर्पण किस में? दाढ़ी बनाने में और आँख कान नाक के जो डॉक्टर होते हैं वो। और अवतल दर्पण कहाँ प्रयोग होता है? जो सोलर कुकर होता है उसमें भी आपका अवतल दर्पण प्रयोग होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन। पादप हार्मोन के बारे में आपको चीज़ें समझनी होगी। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि सबसे पहले तो देखेंगे कि पादप हार्मोन इनमें से है कौन सा। इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, एस्ट्रोजन है या फिर साइटोकाइनिन है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन जिन्हें फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। पादप हार्मोन को क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन भी। ये वो रसायन होते हैं जो पौधों के विकास को विनियमित करते हैं। और पादप हार्मोन के कई वर्ग होते हैं जिनमें से एक जो है साइटोकाइनिन भी है, ठीक है। साइटोकाइनिन के मुख्य रूप से कार्य क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। साइटोकाइनिन के मुख्य कार्य क्या होते हैं? कोशिका विभाजन, कोशिका विस्तारण और विभेदन को बढ़ाता है, ठीक है। और ये पौधे के अंगों की जीर्णता को भी रोकता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। पेड़ पौधों में जाइलम जो होता है, जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होता है किसके लिए? आहार वहन के लिए, अमीनो एसिड वहन करने के लिए, जल वहन करने के लिए या ऑक्सीजन वहन करने के लिए? तो यहाँ पर जाइलम के नाम से ही आप अगर थोड़ा सा वो करने की कोशिश करें तो ये जल वहन करने के लिए होता है। मतलब जाइलम जल, ठीक है, जल वहन करने के लिए होता है। और क्या होता है देखो, जाइलम जो होता है, जाइलम पौधे में पाए जाने वाले दो संवहन ऊतकों में से एक होता है, ठीक है। मतलब टोटल दो संवहन ऊतक होते हैं। तो एक तो आपका जाइलम होता है और दूसरा जो होता है आपका फ्लोएम होता है, ठीक। एक जाइलम हो गया आपका और दूसरा कौन सा होता है? फ्लोएम। और अगर देखो, जो जाइलम होता है ये एक ऐसा जटिल अस्थायी ऊतक होता है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। और जाइलम मुख्यतः पेड़ पौधों में जल वहन की जिम्मेदारी निभाता है। जाइलम के माध्यम से ही जल जो होता है जड़ों से संचित होकर पत्तियों तक पहुंचता है। किसके माध्यम से? जाइलम। तो जाइलम पूरे पौधे में जो है जल पहुंचाने का काम करता है। जैसे हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को रक्त में पूरी तरह से पूरे रक्त में पहुंचाने का काम करता है। कौन? हीमोग्लोबिन। इसी तरह से पेड़ पौधों में जो जल पहुंचाने का काम करता है वो पहुंचाता है जाइलम। कहाँ से? जड़ों से लेकर पत्तियों तक, पूरा मतलब जड़ों से एकत्रित करता है और पत्तियों तक पहुंचाता है, ठीक। ऐसे पौधे बने होते हैं, इनकी जो पत्तियों तक, यहाँ जड़ों से पानी को पहुंचाता है पूरे पेड़ के पत्तियों टहनियों हर जगह। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पर चीज़ों को आप थोड़ा सा गहराई में जाके समझेंगे। इनमें से चारों को पढ़ेंगे और चारों में एक सही होगा सिर्फ। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता है। या फिर प्रगामी बढ़ते पोषण स्तर के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपभोग करने में दक्ष होती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 22 का ये हो जाएगा। देखिए, जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, ठीक। कैसे? इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। देखो, जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। ये ऊर्जा का प्रवाह नीचे माध्यम से प्रारंभ होकर ऊपर तक जाती है, ठीक है। एक दिशा में होती है नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण हमेशा होता रहता है। प्रत्येक पोषण स्तर पर स्थानांतरण के समय ऊर्जा की हानि होती है। लिंडेमान के 10% के नियम के अनुसार, अगर आपने लिंडेमान के 10% का नियम पढ़ा है, तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। इसी कारण ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में ही होता है, ठीक है। अगर आप लिंडेमान का 10% के नियम को अगर आपने पढ़ा है तो फिर आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे। मानव शरीर का तापक्रम जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है। ना ही जाड़ों में घटता है, ना ही गर्मियों में बढ़ता है, जाड़ों में बढ़ जाता है।
शरीर का तापक्रम जो होता है 24 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, आप जानते हैं कि शरीर का जो तापक्रम होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, कभी भी ना वो बढ़ता है ना घटता है। कितना माना गया है? अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर सेल्सियस में बात करें तो 37.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक, यही तो होता है 37.98 डिग्री सेल्सियस, ये होता है एग्जैक्ट। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और इसके अलावा देखो, भले ही कितनी भी सर्दी हो या गर्मी हो, मानव शरीर का तापमान सामान्य से स्थिर बना रहता है और इसमें किसी प्रकार से भी कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर इसकी स्थिति में ज़रा सा भी ऊपर बढ़ता है तो उसे ज्वर की स्थिति मानी जाती है, मतलब बुखार की स्थिति मानी जाती है। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है कहाँ? नदियों में, झीलों एवं झरनों में, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में, भूमिगत जल में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी पर मृदु जल जो है सर्वाधिक मात्रा में उपमहाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में पाया जाता है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। और पीने योग्य जो है, मतलब ये जो पानी है महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में, ये पीने योग्य पानी है और सर्वाधिक सिंचाई भी इसी जल से की जाती है। और पृथ्वी पर सर्वाधिक जल समुद्र से में मिलता है, ठीक, परंतु ये खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं होता जो समुद्र में मिलता है। और जो पीने योग्य पानी मिलता है सबसे ज़्यादा वो होता है महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में। भारत में गिद्ध की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में गिद्ध की कमी, देखो रेड डाटा बुक जो होता है, रेड डाटा बुक के बारे में आप जानते होंगे। इसमें वो चीज़ें नोट होती हैं जैसे पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं, इन सभी के जो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, संकटाग्रस्त हो रहे हैं, जो कि विलुप्त हो रहे हैं, उन सभी की स्थिति जो होती है वो किस में लिखी जाती है? रेड डाटा बुक में। तो भारत की गिद्ध की कमी का जो अत्यधिक प्रमुख कारण है वो क्या है? 26 का जो सही ऑप्शन होगा, जानवरों को दर्द निवारक दवा देना, ठीक है। तो जानवरों को जो दर्द निवारक दवा दी जा रही है, तो जानवर जब मर जाता है उसे फेंक दिया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, गिद्ध का वो भोजन बन जाते हैं। तो जानवरों को जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उनसे उनको काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और इसी कारण इनका जो कमी का जो है अत्यधिक रीज़न ये माना गया है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं डाइऑक्सिन, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन, डाइऑक्सिन एवं बेंजीन। तो सिगरेट के धुएं में जो अत्यधिक प्रदूषक है वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। आप अगर सिगरेट लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये नुकसानदायक है। सिगरेट के धुएं में मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। सिगरेट के सेवन से कैंसर होने की संभावना सर्वाधिक होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के सर्वाधिक सेवन से ये हमारे रक्त में उपस्थित लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन को कार्बन मोनोऑक्साइड में ही बदल देता है। सोचो, अगर ब्लड में यानी रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन होता है वो रक्त में ऑक्सीजन का प्रवाहित करता है, और अगर ऑक्सीजन प्रवाहित ना हो पाए, यानी कि जो ऑक्सीजन प्रवाहित हो रहा है अगर उसको कार्बन मोनोऑक्साइड में वो कन्वर्ट कर देगा तो क्या होगा? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाएगा तो आपका ऑक्सीजन उसमें रुक जाएगा ब्लड में, और ब्लड में ऑक्सीजन रुक जाने की वजह से तत्काल मृत्यु हो जाती है। और छोटे बच्चों में जब कभी ऐसी स्थिति बन जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम का आपने नाम सुना होगा। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम भी इसी कारण हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाने के कारण से, ठीक। मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? मानव गुर्दे में जो पथरी बन जाती है वो किसकी वजह से? कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम एसीटेट या सोडियम बेंजोएट। जो पथरी बन जाती है, पथरी बहुत ज़्यादा फेमस बीमारी है। तो 45 का जो सही ऑप्शन होगा, बीमारी क्या है मतलब ये एक कमी है, ठीक है। 45 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखो भाई इसमें होता ये है कि जब पेशाब जो होता है, मूत्र जो होता है,
उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड और सिस्टीन जैसे कुछ पदार्थों का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है तो क्रिस्टल बनाने लगते हैं जो गुर्दे से जुड़ने लगते हैं और धीरे धीरे आकार में बढ़कर पथरी का रूप लेने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पानी पीने से क्या होता है कि आपका मूत्र मार्ग जो होता है ना बिल्कुल सही, मतलब कि ज़्यादा वहाँ पर किसी प्रकार से भी कोई जमाव नहीं हो पाता। और ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है इसके जो कण होते हैं ना ये वहाँ पर रुक नहीं पाते। और पानी ज़्यादा पीने से चीज़ें आपकी अंदर की सारी पाचन तंत्र वगैरह सारा जो जितने तंत्र हैं अंदर वो सारे ही साफ़ रहते हैं। तो सफाई बहुत ज़रूरी है। जैसे घर में सफाई ना होने की वजह से कचरा जम जाता है, इसी तरह अंदर जो शरीर की जो बनावट है उसमें कोई भी चीज़ में अगर ज़रा सा भी मतलब जैसे शरीर की सफाई पानी ही कर सकता है अंदर। और किसी प्रकार से आप वहाँ पे पोछा तो लगा नहीं सकते कि अंदर आप बड़ी आंत में क्या हुआ कि आप पोछा लगा रहे हैं, छोटी आंत में क्या हुआ भैया वहाँ पे कुछ जम गया है उसको उसको वहाँ पे वाइपर कर रहे हैं। तो वहाँ की सफाई सिर्फ पानी के माध्यम से ही हो सकती है। तो पानी जब आप ज़्यादा पिएंगे तो कोई भी चीज़ वहाँ पर जम नहीं पाएगी, कहीं की भी पथरी हो। मैं सिर्फ गुर्दे की ही नहीं बात कर रहा हूँ, अगर आपकी और कहीं की भी पथरी है तो हर कहीं की पथरी जो है वो निकल सकती है। किस वजह से? ज़्यादा पानी पीने की वजह से। कैल्शियम ऑक्सलेट सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। तो टमाटर का सेवन जो है बहुत कम करना चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं करना चाहिए, नॉर्मल करना चाहिए। यदि कोई मानवीय रोग विश्व में बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई मानवीय रोग विश्व में बड़े पैमाने पर फैल जाए तो उसे क्या कहेंगे? जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम से कम बहुत तेज़ी से फैलता है तो ऐसी स्थिति को एपिडेमिक कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही हो जाएगा एपिडेमिक कहा जाता है। और हाँ, एपिडेमिक कहते हैं। और अगर एपिडेमिक स्थिति का विस्तार विश्व के बड़े क्षेत्र पर हो जाए तब उसे पेंडेमिक कहा जाएगा। ठीक है, पेंडेमिक तो आप जानते हैं महामारी को कहा जाता है, तो पेंडेमिक कहा जाएगा तब। ठीक है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित रोग, देखो रोग कई प्रकार के होते हैं। जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, जल जनित रोग, कवक जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग। तो जल जनित रोग जो होता है इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका हैजा, ऑप्शन नंबर सी। हैजा एक संक्रामक रोग है, मतलब ये एक संक्रमण रोग है जो आंतों को प्रभावित करता है। ये वाइब्रियो काइलरी नामक जीवाणु के एंटेरोटॉक्सिन उत्पन्न करने वाले उपभेदों के कारण होता है। मनुष्यों में इसका संचरण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने के माध्यम से हो जाता है। ठीक, हैजा को ही कालरा भी कहते हैं, जो कालरा हो जाता है। और इसका जो जीवाणु का नाम है वो है वाइब्रियो काइलरी। ठीक है, और जीवाणु जनित आपका टाइफाइड है। ठीक है, ये भी आपका जीवाणु जनित रोग है। विषाणु जनित आपका एड्स है। ठीक, एड्स जो होता है वो आपका जीवाणु विषाणु जनित है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? एडेपिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक या फिर टोपोग्राफी? मृदा से संबंधित क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा इडेपिक। तो इडेपिक जो होता है ना भूगोल की वो शाखा है जिसके अंतर्गत मृदा की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। और पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा कार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। मृदा की ऊपरी सतह से मिट्टी हटाने पर प्रायः परत प्राप्त होती है जिसे शैल कहते हैं या चट्टान कहते हैं। इडेपिक जो होता है ये इसका जो एक मतलब भूगोल की एक शाखा है जिसके अंतर्गत मृदा की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, लौंग है तने की गांठें, जड़ की गांठें, पत्तियां या सूखे फूल? लौंग जो होता है, लौंग आपकी एक सूखा फूल है। ठीक है, लौंग एक मटेंसी कुल का यूजीनिया कैरियोफाइलेटा इसको कहते हैं नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। इसका उपयोग मसालों में ही औषधियों के रूप में भी किया जाता है। लौंग जब खांसी वांसी आने लगती है तब आप लौंग भी अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी खांसी सही हो जाती है। तो इसका उपयोग जो होता है वो औषधि में भी किया जाता है, मसाले में भी किया जाता है और ये एक सूखा फूल होता है। ठीक है, 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है?
पानी में अगर पानी की बात करते हैं तो पानी कैलोरी फ्री आहार होता है, ठीक है। मतलब पानी में किसी प्रकार की जो कोई कैलोरी नहीं होती, मतलब कैलोरी तो एक प्रकार की ऊर्जा संबंधित है। पानी के पीने से शरीर को कोई ऊर्जा नहीं मिलती, ठीक है। हालांकि पानी जो होता है शरीर के लिए इस प्रकार लाभदायक होता है कि जिस प्रकार सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, मतलब पानी से आप किसी प्रकार से ऊर्जावान नहीं हो सकते, ठीक। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका शून्य होगा, ठीक। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन तो आप सोचेंगे कि इंजीनियरिंग का क्वेश्चन कैसे आ सकता है। भैया यूपी पुलिस जो होता है ना, यूपी पुलिस ऑलराउंडर होते हैं, इनके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती। ये हर क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ देते हैं वक्त आने पर। तो इसलिए ये बिल्कुल कहना ही नहीं होगा कि भैया ये क्वेश्चन जो है यूपी कांस्टेबल में या यूपीएसआई में या यूपी प्रोग्रामर कंप्यूटर ऑपरेटर में नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है ना, ये आखिर किससे संबंधित है? प्लास्टिड से, प्लामिड से, माइटोकॉन्ड्रिया से या राइबोसोम से? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग में मुख्यतः जो होता है प्लाज्मिड्स जो होते हैं और बैक्टीरियोफेज, दो प्रकार के वाहक अणुओं का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। इसके अतिरिक्त बैक्टीरियल कृत्रिम क्रोमोसोम, यीस्ट कृत्रिम क्रोमोसोम का भी वाहक की तरह इस्तेमाल करते हैं। और ये वाहक जो होते हैं जीवाणु कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से प्राकृतिकियाँ जो हैं प्रतिकृतियाँ बनाने में सक्षम होते हैं। तो फिलहाल जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का संबंध है, इसमें जो प्रयोग है वो प्लामिड, मतलब कि प्लामिड में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई देता है? आकाश का नीला रंग किस कारण की वजह से? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का विकिरण, सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन। तो आकाश का यानी आसमान का जो नीला रंग दिखाई पड़ता है, कहते नहीं ये आसमानी रंग एक नीला टाइप का रंग जो होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश की एक प्रकृति होती है कि जब यह किसी कण से टकराता है तो उस कण के आर पार निकल जाता है, ठीक, उसके द्वारा उसे परिवर्तित कर दिया जाता है। इसी प्रकार सूर्य के प्रकाश का लाल अंश तो बिना अधिक प्रकीर्णन हुए पृथ्वी पर पहुंच जाता है, परंतु बैंगनी, जामुनी एवं नीला प्रकाश हवा में मौजूद पार्टिकल के द्वारा प्रकीर्णित कर दिया जाता है, इसीलिए हमें आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो वन लाइनर में अगर आप याद करना चाहते हैं तो आकाश का जो नीला रंग होता है वो किसकी वजह से? प्रकाश का प्रकीर्णन, बस इतना ही आप याद रखिएगा, आपके लिए काफ़ी होगा। निम्न में से कौन सा तना है? इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ सब्जियां फल का संग्रह अंग तना होता है, अर्थात खाने वाला भाग तना होता है, ठीक है। जैसे कि जो तने में आते हैं आप देख सकते हैं, देखो गन्ना है, ठीक है, आलू भी आपका तना ही होता है, अदरक भी आपका तना ही होता है, तो ये सब तने के रूपांतरण है, ठीक है। सब्जियों एवं फलों का संग्रह अंग जो जड़ होता है, मतलब कि जो खाने योग्य जड़ होते हैं, कौन कौन से होते हैं? गाजर है, ठीक, ये आपका जड़ है, आपका सलजम है, ये भी आपका जड़ है, शकरकंद है और मूली भी आपका जो कि जड़ है, और ये खाने योग्य होते हैं, ठीक है। और तने की बात करें तो अदरक है, ठीक, गन्ना है और आलू है, ठीक। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट मतलब कि बॉक्साइट जो होता है किससे प्राप्त हो सकता है? तो 54 का ये एल्युमिनियम का एक वो है। और अगर बात करें बॉक्साइट जो है एक मुख्य अयस्क होता है किसका? एल्युमिनियम का। और ये जो बॉक्साइट जो है भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ये उड़ीसा, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, यहाँ सब पाया जाता है, ठीक। और चलिए आगे बढ़ेंगे। कांसा मिश्रित धातु है किसका? तांबा एवं टिन का, तांबा एवं चांदी का, तांबा एवं जस्ता का, तांबा एवं सीसा का। अच्छा, अतिशीतित जल जो होता है, मैंने एक पोल कराया था, अतिशीतित जल, अतिशीतित जल जो होता है वो क्या होता है? अतिशीतित जल जो होता है ना वो सीसा होता है। मतलब जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर जो ठंडा कर दिया जाता है, मतलब अतिशीतित, मतलब जिनकी शीतलन जो होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो कांच बन जाते हैं, ठीक है। 55 मतलब अतिशीतित, मतलब कि एक बहुत अच्छे लेवल पर जिसका शीतलन है, ठीक है। अतिशीतित द्रव जिसको कह सकते हैं, अतिशीतित द्रव क्या है?
अतिशीतित द्रव अगर पूछ ले और अगर ऑप्शन में आपका दिया रहे सीसा, तो आपका सीसा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अतिशीतित द्रव कांसा मिश्रित धातु है। कांसा जो है किसका किससे किससे बना होता है? तो कांसा जो होता है तांबा और टिन का मिलकर बना हुआ होता है। अब इसमें अगर पूछ ले कितनी कितनी मात्राएं इसकी होती हैं, तो तांबा जो होता है आपका 88% होता है और टिन आपका सिर्फ 12%। और इनसे जो इनको मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? कांसा बन जाएगा। ठीक है, कांसा जो होता है तांबे की अपेक्षा अधिक कड़ा हो जाता है। ठीक, और कम ताप पर पिघलता भी है, इसलिए कांसा सुविधापूर्वक ढाला जा सकता है। आमतौर पर साधारण बोलचाल में कभी कभी पीतल को भी कांसा कह दिया जाता है, जो तांबे तथा जस्ते की मिश्र धातु है और पीले रंग का हो जाता है। ठीक है, तो पीतल को जो कांसा होता है ये पीतल ही होता है। ठीक है, तो पीतल किसका किसका मिलकर बना होता है? तांबा और टिन का। ठीक, निम्नलिखित में से किस देश में गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानून अनिवार्य कर दिया है? तो गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। तो 56 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से क्या तात्पर्य है? Hg का तो आप जानते ही हैं कि 57 में जो देखो Hg का मतलब होता है कि मरकरी से। ठीक है, मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप होता है वो होता है कितना? 120/80। ये होता है एक नॉर्मल रक्तचाप। जब कोई डॉक्टर किसी का रक्तचाप नापता है तो वो वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mm अगर जैसे है तो इसमें Hg का तात्पर्य रासायनिक तत्व मरकरी अथवा पारे से है। ठीक है, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? सिनकोना पादप की किस भाग में कुनैन पाई जाती है? तो 58 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा जड़ है, छल है, बीज है या छाल है? तो जड़, फल, बीज इनमें से नहीं, बल्कि किसमें कुनैन पाई जाती है? छाल में। ये तो आप सभी जानते होंगे। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र संकेतक किसके हैं? ये सभी जो हैं ये किसके संकेतक हैं? अब दोस्तों आपकी इतिहास के कुछ क्वेश्चन है, साइंस का पोर्शन खत्म। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये सभी वेदों के हैं, पुराणों के हैं, उपनिषदों के हैं या फिर सूत्रों के हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पुराणों के। ठीक है, आपको पता है कि वेद जो हैं वो टोटल कितने हैं? तो वेद टोटल 4 हैं। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं और इन 10 मंडलों में जो सबसे महत्वपूर्ण मंडल है वो तीसरा मंडल है। इसमें ही गायत्री मंत्र दिया हुआ है तीसरे मंडल में। और 10वां मंडल जो है, 10वें मंडल में क्या दिया हुआ है? चतुष्वर्णीय। जो चतुष्वर्ण दिया हुआ है, क्षत्रिय, शूद्र, जो ये सब पूरा ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये चारों वर्ण किसमें दिए हैं? 10वें मंडल में। और इसको अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री कहते हैं। ठीक है, और सामवेद को पाठ करने वाले को, और सामवेद को क्या कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे? सामवेद को। इसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उद्रायु या उद्रात्री। ठीक है, यजुर्वेद है। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद आपका जानते हैं कि यज्ञों के समय गाए जाने वाले जो इसमें वो हैं गीत हैं, यज्ञों में पढ़े जाने वाले मंत्र जो हैं वो आपके यजुर्वेद में मिलते हैं। इसमें आपको बलि का भी उल्लेख मिलता है और इसको पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहते हैं। ठीक है, और सबसे वेद बाद का जो वेद है वो आपका है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद आपका सबसे पुराना वेद है, सबसे नया वेद है। और अथर्ववेद में ही आपको मिलते हैं जादू टोना टाइप वाली चीज़ें। ठीक है, जादू टोना से संबंधित। तो ये रहे चारों आपके वेद। लेकिन ये जो आपके दिए गए हैं सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित्र, ये सभी आपके पुराण में मिलते हैं। अच्छा, सर्ग का मतलब क्या है? तो सर्ग का मतलब होता है बीज या आदि सृष्टि का जो पुराण है वो। प्रतिसर्ग का मतलब
प्रतिसर्ग को कहते हैं प्रलय के बाद की पुनः सृष्टि को कहते हैं, ठीक है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इनमें आपको पता है कि उपाधियां दी गई हैं, एक तरफ सम्राट। तो किसको कौन सी उपाधि दी गई थी, इसमें आपको मैच करने हैं। तो इनकी जो मैचिंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी। अशोक को क्या कहते थे? अशोक का अगर आपने टाइटल सॉन्ग सुना हो, जय प्रियदर्शी वो कहलाए है महान जन जन समदर्शी चक्रवर्ती राजा प्रियदर्शी, ठीक है। तो अशोक का जो है उपाधि प्रियदर्शी हो जाएगा। समुद्रगुप्त का क्या होगा? ये पर क्रमांक इनको उपाधि मिली थी, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की तो बहुत ही विख्यात उपाधि थी विक्रमादित्य की। स्कंदगुप्त की क्रमादित्य थी, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग से अगर देखा जाए तो पहले का 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3, कौन कौन सा? देखो 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब थोड़ा स्पीड में हम ले चलेंगे, ठीक है। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर जिसने संबोधित किया था वो कौन था? चर्चिल ने कहा था, एटली ने, या माउंटबेटन ने, या फिर साइमन ने? तो 93 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये कहा था माउंटबेटन ने। माउंटबेटन योजना कब आई थी? 1947 में। इसी के तहत देश को आज़ाद कर दिया गया था। देश को आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और इसे एक्सेप्ट कब किया गया था, अपनाया कब गया था? तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और अगर ये कह दिया जाए कि जो जनगण मन अधिनायक ये है, मतलब कि जो राष्ट्रगान है, इसको कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? किस अधिवेशन में? और पहली अध्यक्ष महिला जो थी वो कौन थी? एनी बेसेंट थी, ठीक है। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बाद दूसरी महिला कौन थी? तो सुचिता कृपलानी थी, ठीक है। तो 94 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कोलकाता अधिवेशन 1917। और ये कुल कौन सा अधिवेशन था? ये था 32वां अधिवेशन। और ये दोस्तों आपका आधुनिक अगर इतिहास कहीं भी पूछा जा रहा है तो ये सब क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और अगर इस संबंध में तो कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी आपका बॉम्बे में हुई थी। और कब हुई थी? 28 दिसंबर। अभी कांग्रेस का 131वां स्थापना दिवस भी मनाया गया है। इसके अगर बात करें सबसे जो सीनियर पर्सन थे, मतलब सबसे ज़्यादा जो उम्र दराज जो अध्यक्ष बने थे वो थे दादा भाई नौरोजी। और मुस्लिम सबसे पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना था? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। और इसके बारे में क्या बता दें, और ये है कि अच्छा ये भी है कि अधिवेशन का अध्यक्ष उसी क्षेत्र से चुना जाता था जहाँ की कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा हो, ठीक है। ये भी चीज़ें कभी कभी क्वेश्चन बन जाती हैं। बाकी इसको मैं बहुत डीप से आपको समझाऊंगा किसी और क्लास में। बाकी डेली मैं आपको 100 क्वेश्चन की सीरीज़ दे रहा हूँ। डेली आपको शाम को 8 बजे मिलेगी। आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज होने वाली हैं। लखनऊ में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? 95 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा हज़रत महल, ठीक है। 1857 की क्रांति शुरुआत जो हुई थी मेरठ से हुई थी। और बेगम हज़रत महल ने कब इसको जो है लखनऊ में इसको वो किया था। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो अवध ये जो थी अवध की बेगम के नाम से भी ये प्रसिद्ध थी। और अवध के नवाब जो थे वाजिद अली शाह, उनकी ये दूसरी पत्नी थी। और अंग्रेज़ों के द्वारा कोलकाता से अपने शौहर के निर्वासन के बाद उन्होंने लखनऊ पर कब्जा कर लिया और अपनी अवध रियासत की हुकूमत को बरकरार रखा। अंग्रेज़ों के कब्जे से अपनी रियासत बचाने के लिए उन्होंने अपने बेटे नवाबजादे ब्रजेश कद्र को अवध की वली यानी शासक नियुक्त करने की कोशिश की थी, मगर उनका जो शासन था वो जल्दी ख़त्म होने की वजह से उनकी यह कोशिश असफल हो गई, ठीक है। ये हजरत महल के बारे में था। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? लोकहितवादी के नाम से कौन जाना जाता था? तो ये गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कामागाटामारू क्या था? ये कामागाटामारू का क्या था? तो ये था आपका एक जहाज़ कामागाटामारू नाम का, ठीक है। और ये क्या था? एक भाप से चलने वाला एक समुद्री जहाज़ था। और ये वही जहाज़ था जो पंजाब से 376 यात्रियों को लेकर 1914 में हांगकांग, ठीक है, 1976 में चला था हांगकांग के लिए,
ठीक है, हांगकांग से कनाडा के लिए। मगर कनाडा में एशियाई मूल के लोगों के प्रति कड़े कानून होने की वजह से इन्हें वहाँ पर प्रवेश करने से मना कर दिया गया था। ठीक है, बाकी ये एक समुद्री जहाज़ था जो कि भाप से चलता था। ठीक, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? 1946 के जो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व था उसको करने वाले कौन थे? सर पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, और 1946 का जो कैबिनेट मिशन था उसका कार्य क्या था? तो भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण करने के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। मिशन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी। इस मिशन का नेतृत्व सर पैट्रिक लॉरेंस ने किया था। एडमिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। ठीक है, एडमिशन जो था ये यानी कि जो कैबिनेट मिशन था ये 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया और कैबिनेट मिशन अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया कब? 16 मई 1946 को। ठीक है, ये भी डेट जो है आपकी 24 मार्च 1946 और 16 मई, ये डेट पूछ ली जाती है क्योंकि अगर थोड़ा सा अगर आपके एग्ज़ाम का लेवल बढ़ा तो ये चीज़ें उसमें तुरंत शामिल हो जाएंगी। भारत आया था ये और सौंपी थी रिपोर्ट कब? 16 मई को। ठीक है, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? जो तारकेश्वर आंदोलन था 1924 का बंगाल का, 1924 की बहुत सारी घटनाएं हैं, तो घटनाओं में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 99 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। ठीक है, तो जो मंदिरों में भ्रष्टाचार होते थे उसके लिए एक आंदोलन चलाया गया था बंगाल में, तारकेश्वर आंदोलन नाम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे है? जो दीपावली घोषणा 1929 का घोषित किया गया था तो ये किसके लिए था? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डोमिनियन स्टेटस के लिए। ठीक है, निम्न झील में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? 101 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बैकाल झील। ये सबसे प्राचीनतम भी है और सबसे गहरी झील भी है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विश्व का सबसे ऊंचा टूगेला प्रपात जलप्रपात, विश्व का सबसे बड़ा सुपीरियर झील ताजे जल की झील है, विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका नावगम्य झील, विश्व की सबसे गहरी झील टांगनिका झील। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है? तो 102 का जो सही है विश्व का सबसे ऊंचा जो है ये प्रपात नहीं है। ठीक है, विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो एंजल जलप्रपात है। ठीक, ये चीज़ आप याद रखिएगा, एंजल जलप्रपात। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? जो एक ऐसा मरुस्थल जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है वो कौन सा है? वो है आपका कालाहारी। दोस्तों अब ये आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है और इस अंतिम क्वेश्चन के साथ आज ये क्लास खत्म होगी। डेली आपको 8 बजे ये क्लासेस मिलने वाली हैं 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो आपके एग्ज़ाम में कुछ तो इसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए थे जो वाकई आसान थे, जो एग्ज़ाम में वैसे ही मिल जाते हैं, तो बिल्कुल आपको आसान मिलेगी, आप खुश हो जाएंगे, आप तुरंत टिक करेंगे। लेकिन आपको चीज़ें आगे थोड़ी सी टफ मिलेंगी, वो चीज़ों को मैंने बिल्कुल हूबहू इसमें रखा है। तो इसमें निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उद्योग है और स्थान है। ठीक है, कागज़ का ओंटारियो, सूती वस्त्र का डेट्रॉयट, रासायनिक का टेक्सास, मोटर कार का नागोया। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 104 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा डेट्रॉयट जो है, डेट्रॉयट आपका यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन बन रहा है बी वाला, सूती वस्त्र। ठीक है, यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और ये मुख्यतः ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, डेट्रॉयट में जो है यहाँ पर ऑटोमोबाइल का मतलब कि जो गाड़ियों के पार्ट मिलते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। और इसके संबंध में अगर थोड़ा सा और बताऊँ, इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, तार, बैटरी, ग्लास, टायर आदि के जो हैं उद्योग स्थित हैं। बाकी वहाँ पर सूती वस्त्र का उद्योग नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लासेस आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप किस वैकेंसी की तैयारी में लगे हुए हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना भाई। डेली आपको शाम को 4 बजे हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास मिल रही है, 8 बजे आपको GK GS। ये दोनों क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखते रहें, बाकी अन्य पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।